हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी फाइन होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और काफ़ी जोरदारिता के साथ नीट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के सामने फिर से नीट विजन के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस बार फर्क थोड़ा सा बस इतना ही है कि मैं पिछले बार इनऑर्गेनिक का टॉपिक आपको पढ़ाया था, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था। इस बार मैं उसी टॉपिक को हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाला हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ? ताकि ना सिर्फ इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स को ही बेनिफिट मिल पाए, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को भी अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल पाए। इस पे मैं और मेरे टीम मेंबर्स सभी अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, सभी अपनी जोरदारिता लगा रहे हैं और इंडिया का हर एक बच्चा अच्छे कंटेंट से रूबरू हो पाए, इसका हम लोग काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयनन ऊर्जा, जो कि आवर्त सारणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और इतने दिनों से जब तक मैं पढ़ा रहा था तो मैं एक चीज़ को नोटिस किया, एक चीज़ को मैं गौर किया कि स्टूडेंट्स आयनन ऊर्जा के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। अब फंसने के पीछे कारण क्या है? फैक्टर्स तो वो पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता है कि कौन सा फैक्टर्स को कब लगाना है। तो उस मुसीबत से निकालना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत गौर से देखा हुआ है। तब से मैं सोचता था कि ये मेरे जो एक्सपीरियंस है उन फैक्टर्स को सजाने का, मैं सभी या हर एक स्टूडेंट से साझा कर सकूं। तो आज ये बेहतरीन मौका जब मुझे मिला है तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको फैक्टर्स लगाने में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आयनन ऊर्जा के साथ। तो सर्वप्रथम आयनन ऊर्जा होती क्या है? आयनन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो कि किसी गैसीय परमाणु, और सिर्फ गैसीय परमाणु होने से मतलब नहीं है, पृथक्कृत गैसीय परमाणु, मतलब ऐसा गैसीय परमाणु जिसपे किसी भी प्रकार का आकर्षण का बल ना लग रहा हो, वैसे गैसीय परमाणु से जब उसके बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आप निकालेंगे तो निकालने में जो ऊर्जा लगेगी, जो ऊर्जा वर्ड यूज ना करते हुए बेहतरीन वर्ड ये रहेगा कि जो न्यूनतम ऊर्जा लगेगी, उस न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर न्यूनतम ही क्यों? न्यूनतम से क्या होने वाला? मान लीजिए आप किसी कार्य को 10 रुपए में करके आते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति है जो उस 10 रुपए का कार्य को 20 रुपए में करके आता है, तो बुद्धिमानी का क्या काम है? यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति कौन कहलाएगा? जो 10 रुपए में कार्य को करके आ गया, उसी कार्य को कोई 20 रुपया लगा करके आ रहा है, तो वो तो मूर्ख ही कहलाएगा बेटा। तो होगा क्या अगर आप वर्ड न्यूनतम इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसका अर्थ यह है कि तुम उस कार्य को तुम चाहो तो 50 रुपए में भी कर सकते थे ना, 100 रुपए में भी कर सकते थे। अब उड़ाने का तो तुम कुछ भी उड़ा सकते हो, कितने भी रुपए उड़ा सकते हो छोटे से काम के लिए। मतलब आपको अगर 10 किलोमीटर जाना है तो आपकी इच्छा, पूरा इंडिया घूम लो, फिर वापस से उसी शहर में आ जाओ, फिर 10 किलोमीटर चले जाओ। तो हमारा मेन मोटो क्या रहता है? सस्ता और अच्छा। हम भारतीयों का यह तो मूल सिद्धांत है भाई कि हम लोग को सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए, कम में भी काम होना चाहिए। इस पे हम लोग का ज्यादा फोकस रहता है, और सिर्फ भारतीयों का नहीं बल्कि हर एक इंसान का यही सोच रहता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी छोटे कार्य को बहुत पैसे लगा करके किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूनतम वर्ड का इस्तेमाल होना या न्यूनतम शब्द का इस्तेमाल होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि न्यूनतम ऊर्जा। पृथक्कृत क्यों? पृथक्कृत इसलिए ताकि उस पर किसी भी प्रकार का आकर्षण का बल ना लग रहा हो, वह सारी किस्म के मोह माया से क्या है? बंधन, सारे बंधन से वो मुक्त है। तो जब उसमें उसके बाह्यतम कोश से जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो आपकी ऊर्जाएं उनके परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण का बल है उसको कम करने में खराब नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगा, आपका बर्बादी नहीं होगी आपकी ऊर्जाओं का। तो आपकी जो ऊर्जाओं का मान है वो हमेशा न्यूनतम ही रहेगा, आपकी न्यूनतम ऊर्जा ही खर्च होगी। इसीलिए यह अपनी परिभाषा में साफ साफ लिख देता कि पृथक्कृत गैसीय परमाणु। कहां से? अब सवाल है सर बाह्यतम कोश ही क्यों? बाह्यतम कोश से इसीलिए, चलिए आपको एक एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। यह चित्र के द्वारा इस चीज को मैं
और भी अच्छे से आपको समझाता हूं। यह है नाभिक और इसके चारों ओर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए, यह जो इलेक्ट्रॉन इसके करीब है उसके बीच में आकर्षण का बल ज्यादा लग रहा होगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन इससे सबसे दूरी पर है उस पे आकर्षण का बल ज्यादा लग रहा होगा? तो स्वाभाविक सा बात है कि सर यह है पॉजिटिव। क्यों है ये पॉजिटिव? क्योंकि अच्छा यहां लिख दे, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। भैया यहां नजर नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आपको, ये भी व्हाइट और ये भी व्हाइट। अब तो नजर आ रहा होगा बेटा, आई होप। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? प्यार करता है। दुनिया में सबको पता है यार, इसके प्यार के बारे में तो सबको पता है क्या, कि हर एक पॉजिटिव किसको पसंद है? नेगेटिव को। और हर एक नेगेटिव को क्या पसंद है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है और नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को पसंद है। तो पसंद, जब तुम किसी को भी पसंद करते हो तो तुम क्या चाहते हो? वो तुम्हारे करीब रहे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब है, इसका मतलब इसके बीच में जो आकर्षण का बल लग रहा होगा वो सर्वाधिक होगा। फिर आकर्षण का बल और घट गया, फिर आकर्षण का बल और घट गया। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है आकर्षण का बल घटते जा रहा है। और अगर घटते जा रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही सरल है। चलिए इसको और एक एग्जांपल से समझाता हूं। बड़ा शानदार एग्जांपल है। आपका दोस्त आया आपके घर में, आपका घर एक परमाणु है, आप इलेक्ट्रॉन हैं और आपके पिताजी जो हैं वो न्यूक्लियस है। सब उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब आपका दोस्त आया और आपको बोला चलो बेटा पिक्चर दिखा के आते हैं हम लोग। सॉरी, ऐसा तो नहीं बोला होगा, ऐसा आपके पिताजी मान लो आपको बोलते हैं कि चलो बेटा पिक्चर देख करके आते हैं। कारण आप उनके साथ जाओगे, आकर्षण का बल शानदार है। तुम्हारा दोस्त आया और तुम्हारा दोस्त तुम्हें आकर के कहता है कि चलो यार आज मूवी देख करके आते हैं, बड़ा ही शानदार मूवी थिएटर में लगा हुआ है। आपकी इच्छा हुई कि चलते हैं मूवी देखने के लिए, लेकिन जो कि आप अपने पिताजी के बड़े करीब थे और आपके पिताजी आप पे बड़ा ही गजब का आकर्षण का बल लगाते हैं, तो आप एक बार के लिए क्या कर देंगे? नहीं यार अभी नहीं जाएंगे, पापा घर पे। लेकिन फिर अगर उस दोस्त को आपको सच में लेकर के जाना है तो वो और फोर्स लगाएगा आपको बोल करके, और कुछ लालच देगा, यार मूवी भी दिखाएंगे आज तो, यार पार्टी भी मेरे तरफ से होगा, जो भी तुमको खाने की इच्छा करे वो तुम खा लेना। अब तुम क्या करोगे? तुम और जाके अंदर सोचोगे पापा जाने दो। पहले शायद एक बार बोल करके रुक गए होगे, लेकिन इस बार आप एक बार नहीं बोलोगे, आप शायद 10 बार बोलोगे। अब बोलेगा आने जाने का खर्चा भी मेरे ही तरफ से। बोले अब तो भाई लगा दो दम। मतलब सोचो तुमको वहां से निकालने में कितनी ऊर्जा तुम्हारी दोस्त की खर्च हो रही है। मतलब काफी ऊर्जा तो तुम्हारी दोस्त की खर्च हो रही है। अब होगा क्या? यही दूरी अगर बढ़ जाए, कल को आप एम्स कॉलेज में जाए डॉक्टर बनने के लिए, अब दूरी बढ़ गई किससे? न्यूक्लियस से, नाभिक से। वहां पर तुम्हारा दोस्त है, बोले चलो यार आज भी गजब का मूवी लगा यार, आज देख करके आते। अब इस बार शायद तुम्हारे पिताजी ना भी कह दे, हो सकता है कि आप मूवी देखने जाओ। क्यों? आकर्षण का बल घट गया। अब तुम्हारे दोस्त को वहां से तुमको निकालने में, उस परमाणु से निकालने में ऊर्जा कम लगेगी। और जो कि इसकी परिभाषा में साफ साफ लिखा हुआ है न्यूनतम ऊर्जा, अर्थात न्यूनतम ऊर्जा कहां लगेगी? सबसे बाहतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में। इसीलिए यहां पर इसके परिभाषा में बाहतम कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आयनन ऊर्जा क्या है। आयनन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आयनन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी भी गैस प्रतिकृत गैसीय परमाणु के बाहतम कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए ये M एक परमाणु है, इसको आपने ऊर्जा दी और आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर G लिखा हुआ होना बड़ा ही आवश्यक है। अगर यहाँ पर G नहीं होगा तब यह ऊर्जा आयनन ऊर्जा नहीं कहलाएगी।
मेरी बात आई होप आपको समझ आ रही होगी कि यह ऊर्जा आयनन ऊर्जा नहीं कहला सकती है। कारण क्या, गैस नहीं है तो सॉलिड लिक्विड होगा, फिर ऊर्जा खर्च होगी वह न्यूनतम नहीं होगी, और न्यूनतम नहीं होगी तो वह आयनन ऊर्जा नहीं कहलाएगी। तो इसका गैस होना बड़ा ही अनिवार्य है। अब सवाल क्या है कि हमेशा परमाणु से ही निकल रही होगी, तो मैं आपको और एक बात क्लियर कर देता हूं कि हो सकता है कि M+ गैस से निकल रही हो और M2+ गैस बन रहा हो और साथ में एक इलेक्ट्रॉन फिर निकला। अब यहां पर ध्यान से देखो, यह भी गैस है, यह भी गैस है, लेकिन अब यह परमाणु नहीं है, अब यह एक आयन है। और जो कि एक आयन है और इससे भी इलेक्ट्रॉन अगर तुम निकालते हो तो वह भी आयनन ऊर्जा ही कहलाएगी। लेकिन दो कंडीशन दिमाग में ध्यान रखना, एक कि वह गैसीय अवस्था में होना चाहिए, दूसरा एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। यह नहीं कि एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक बार में 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। निकलेगा तो एक एक करके निकलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आयनन ऊर्जा है क्या। लेकिन जब आप किताबें पढ़ते होंगे तो आयनन ऊर्जा के साथ 2-3 और शब्द आपको देखने को मिलते होंगे। एक आपको मिलते होंगे आयनन विभव, और दूसरा एक और वर्ड आपको देखने को मिलता होगा आयनन इंथैल्पी। अब होता क्या है, जब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को लगाते हैं तो देखते हैं कि चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो ऑर्डर तो सेम ही लगता है। अब अगर ऑर्डर सेम लगता है, तो दिमाग में ये चीज फिट होने लगता है कि ये तीनों भी सेम ही है, एक ही है, बस नाम अलग अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्डर सेम इसलिए है क्योंकि सबका मकसद एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग है। बनना सबको रईस है, कोई कुछ करके रईस बनता है, कोई कुछ करके रईस बनता है, कोई कुछ करके रईस बनता है। तो अगर मकसद एक है तो लास्ट में जो ऑर्डर्स आएंगे वो भी सेम ही आएंगे। हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इससे अपन क्या समझे कि आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन इंथैल्पी, ये तीनों शब्द अलग अलग है। इनके परिभाषा को थोड़ा सा अच्छा से अपन समझने की प्रयास करते हैं। आइए आगे देखते हैं आयनन विभव क्या होता है। आयनन विभव सामान्य रूप से दोनों एक ही हैं, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन यहां पर क्या होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक अच्छे डायग्राम के थ्रू, ताकि बड़ा मजा से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यहां पर ये लगा हुआ है बैटरी। यह बैटरी क्या कर रहा है, यह बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, जिसको हिंदी में विभवांतर कहते हैं। और जब कभी भी कोई आवेशित कण इस विभवांतर में मौजूद होगा तो उस आवेशित कण पर किसी न किसी प्रकार का बल लग रहा होगा। हाँ, यह भी हो सकता है कि आकर्षण का बल लग रहा हो, हाँ यह भी हो सकता है कि प्रतिकर्षण का बल लग रहा हो, लेकिन बल जरूर लगेगा। और बल जब भी किसी पे लगता है तो वह जो कण है वह कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, वह हमेशा मोशन में रहेगा, वह हमेशा गतिशील रहेगा, वह स्थिर रह ही नहीं सकता। तो यहां पर कोई गैस से परमाणु है, डेफिनेशन वही है, तरीका अलग है। वहां पर ऊर्जा दे रहे थे, वहां ऊर्जा किस प्रकार से दे रहे थे, हो सकता है लाइट के सोर्स के थ्रू ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जो ऊर्जा दे रहे हैं वो विभवांतर क्रिएट करके दे रहे हैं। अब जैसे ही विभवांतर क्रिएट किए, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही दोनों तरफ चार्ज आ गया और यह परमाणु को देखा तो इस परमाणु में के बाह्यतम कोश में जो मौजूद है उसमें आकर्षण का बल तो पहले से ही कम लग रहा था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा सरल था। और सरल और भी क्यों हो गया, क्योंकि ये जो प्लेट जिस पे धनात्मक आवेश है यह इसको अपने तरफ खींचेगा। और मान लो अगर ये अपने तरफ इसको खींचता है तो उस फोर्स का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो इस तरफ होगा। और जो कि ये ऋणात्मक है, तो तुम्हें पता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, लेकिन नेगेटिव को नेगेटिव पसंद नहीं है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पसंद नहीं है। तो यह क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन पे फिर से बल लगाएगा। और कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का। और यह कैसा बल लगा रहा था, आकर्षण का। लेकिन दोनों की दिशाएं सेम हो जाएंगी। इसका अर्थ क्या है, उस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा था, जो फोर्स
आकर्षण का इस प्लेट के कारण लग रहा था, उसमें संयोग दे रहा है। उसमें संयोग कौन दे रहा है? उसमें संयोग यह ऋणात्मक प्लेट दे रहा है, और यह इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में मदद करेगा। और यह जैसे ही इलेक्ट्रॉन, अब होगा क्या, मान लो तुमने कुछ वोल्टेज दिया या कुछ विभवांतर क्रिएट किया, मान लो 2 वोल्ट का विभवांतर क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। 3 वोल्ट का किया, नहीं निकले। 3.5 वोल्ट का क्या, इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि वह न्यूनतम विभवांतर क्या हुआ, 3.5, और जो कि यह विभव है। तो इतना कम, ये जो कम, अब मान लो तुम 10 लगाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3.5 लगाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन मेरे काम का क्या है, वह न्यूनतम। न्यूनतम कब था, जब कम से कम विभवांतर में इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए। मतलब 3.5 वोल्ट मेरे लिए किस प्रकार से बिहेव करेगा, व्यवहार मेरे लिए किस प्रकार से करेगा, आयनन विभव के द्वारा व्यवहार करेगा। हाँ, तरीका देख लो, अलग है। अब एक बात को समझना, किसी में अगर विभवांतर ज्यादा लग रहा है तो इसका अर्थ क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से के तरफ आकर्षित ज्यादा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत हो रही है। इसका अर्थ क्या है, अगर आयनन विभव बढ़ रहा होगा, अगर आयनन विभव बढ़ रहा होगा, इसका अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण का बल है, इसको FOA लिख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी बढ़ रहा होगा। या उल्टा कह सकते हो, ये बढ़ रहा होगा तो ये भी बढ़ रहा होगा। और अगर तुम इससे आयनन ऊर्जा की तरफ थोड़ा सा मूव करो, तो तुमको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहां पर भी आयनन ऊर्जा कब बढ़ेगा, जब आकर्षण का बल बढ़ रहा होगा। तो देखो, जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, यह आकर्षण का बल किसमें, बाह्यतम कोश, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में बात हो रही है। तो तुम एक बात को देखो, यहां पर भी ऑर्डर सेम है, वहां पर भी ऑर्डर सेम है। इसीलिए जब तुम सवाल में ऑर्डर सजाते हो, तो ऑर्डर चाहे तुम आयनन विभव का सजाओ, चाहे आयनन ऊर्जा का सजाओ, ऑर्डर हमेशा सेम आएगा, एक ही ऑर्डर आएगा। हाँ, परिभाषाओं में भिन्नता है, परिभाषाओं में भिन्नता है, तरीका में भिन्नता है। तो आइए नेक्स्ट अपन देखते हैं आयनन इंथैल्पी। अब आयनन इंथैल्पी क्या है, आयनन इंथैल्पी आयनन ऊर्जा के समान है। यहां पर भी ऊर्जा दी जाती है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहां से, बाह्यतम कोश से। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी में क्या अंतर है, एक छोटा सा अंतर है। यह छोटा सा अंतर पता है क्या है, कि आयनन ऊर्जा 0 केल्विन पे ही निकाली जा सकती है, मात्र 0 केल्विन पे, और वहीं आयनन एंथैल्पी को आप किसी भी तापमान पर निकाल सकते हो, किसी भी तापमान पर निकाल सकते हो, 100, 200, 500, 1000, 2000। तरीका इन दोनों का यहां सेम है। अब देखो, विभव में तो तरीका अलग हो रहा था, चीजें भी अलग थी, यहां पर सब कुछ सेम है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। वह छोटा सा डिफरेंस क्या है, वह छोटा सा डिफरेंस यह है कि आयनन ऊर्जा 0 केल्विन पे निकाली जा सकती है और आयनन एंथैल्पी किसी भी तापमान पर निकाली जा सकती है। अर्थात इन दोनों में तापमान से संबंध स्थापित होता है। तो वह संबंध क्या है, वह संबंध डेल्टा H इज इक्वल्स टू IE प्लस 5/2 RT है। जो भी तत्व का आप आयनन ऊर्जा देखते हो, उसको प्रैक्टिकली निकालना बड़ा ही दिक्कत है। साधारण जीवन में उसको वैज्ञानिक द्वारा निकालना बड़ा ही दिक्कत होता है। कारण क्या, 0 केल्विन पे पहुंचना बड़ा ही दिक्कतमय होता है, बड़ा ही दिक्कतमय होता है। तो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे निकाल लेते हैं, टेम्परेचर तापमान नाप लेते हैं, क्योंकि आयनन एंथैल्पी तो आप किसी पे भी निकाल सकते हो। आर का वैल्यू सभी को पता होता है। अब पहले यहां पर देख लो, यह है आयनन ऊर्जा, इसको हम IE से दिखला रहे हैं।
आयनन ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डेल्टा एच आयनन इंथैल्पी है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैसेस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी अपन को पता होता है। और टी तापमान, वो अपन थर्मामीटर या किसी भी अलग इंस्ट्रूमेंट से नाप लेते हैं कि अभी का तापमान क्या है, और जो तापमान अभी का होता है उस पे अपन जो ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल रहे होते हैं, तो वहां पर जो ऊर्जा दी जाती है उस तापमान पे, वह आयनन ऊर्जा नहीं होती, बल्कि वहां पर वो आयनन इंथैल्पी होती है। तो आपको आयनन इंथैल्पी का मान पता चल गया, आर पता है, तापमान पता है, 5/2 का वैल्यू, तो ये भाई ये नियतांक टाइप है 5/2, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, तो आप आयनन ऊर्जा आसानी से निकाल पाते हैं। यह आसान है, उसके बजाय कि आप 0 केल्विन पे पहले लेकर के जाए, सेटअप तैयार करें और फिर आयनन ऊर्जा को वहां से निकाले, यह थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा आयनन इंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, इन तीनों के बीच में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्यों इनके ऑर्डर्स आप सेम सजाते हो, एक ही ऑर्डर क्यों सजाते हो, यह आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हुए क्रम में सजाते हो, कभी घटते हुए क्रम में सजाते हो, क्यों सेम आता है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहां पर भी इसकी मान तभी ज्यादा होगी जब वाहतम कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन और उसके नाभिक के बीच में आकर्षण का बल क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। तो चलिए इन तीनों को समझने के बाद एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा परिभाषा और चीजें आ जाती हैं, जिसको अपन कहते हैं क्रमिक आयनन ऊर्जा। अब सवाल उठता है कि सर क्रमिक आयनन ऊर्जा क्या है, नाम से ही समझ में आ गया, क्रम में एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो क्रमिक आयनन ऊर्जा क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह क्या है, यह एक तत्व का परमाणु है जो कि गैसीय अवस्था में है। यहां से इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, ध्यान से देखिए, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है एक बार में, और उस एक इलेक्ट्रॉन को उस गैसीय परमाणु से निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसको अपन क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो क्या बन गया, M+ गैस बन गया। अब ये M+ गैस से फिर तुमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और यहां पर भी तुमने जो ऊर्जा दी वो भी आयनन ऊर्जा ही होगी। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ परमाणु के केस में ही, इस बात को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ परमाणु के केस में ही जो ऊर्जा देंगे वाहतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में किसी पृथक्कृत गैसीय से, परमाणु में से, तभी वो आयनन ऊर्जा कहलाएगी। कोई जरूरी नहीं परमाणु आयन भी हो सकता है। तो यहां पर यह गैसीय आयन है और यहां से जब तुम इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो जो ऊर्जा दोगे वो भी आयनाइजेशन एनर्जी ही कहलाएगी, वो भी आयनन ऊर्जा ही कहलाएगी। बस फर्क दोनों में इतना है, संख्याएं लग गई, क्योंकि तुमने पहला बार दे चुका, फिर तुम दूसरी बार वही प्रक्रिया को दोहरा रहे हो, इसीलिए इसके बाद एक नंबर, एक संख्या लग जाती है। वो क्या है, वह द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाती है, यह तृतीय आयनन ऊर्जा कहलाती है, चतुर्थ आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो यह सारे, ये जितने भी उत्तरोत्तर ऊर्जाएं हैं, चाहे वो IE1 हो, चाहे वो IE2 हो, चाहे वो IE3 हो, चाहे वो IE4 हो, चाहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जितनी भी आयनन ऊर्जाएं हैं, इन सारे समूह को एक नाम से जाना जाता है और वह नाम क्रमिक आयनन ऊर्जा कहलाता है। क्लियर? अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी क्रमिक आयनन ऊर्जाएं हैं, वह जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो उन ऊर्जाओं का मान भी बढ़ेगा। IE2 IE1 से ज्यादा होगा, IE3 IE2 से ज्यादा होगा, IE4 IE3 से ज्यादा होगा, IE2 से भी ज्यादा होगा और IE1 से भी ज्यादा होगा। अगर आप IE5 का बात करेंगे वो IE4 से भी ज्यादा होगा, IE3 से भी ज्यादा होगा, IE2 से भी ज्यादा होगा, IE1 से भी ज्यादा होगा। अब सवाल उठता है कि सर क्यों, कारण बताइए। आप तो बोले थे कि इनऑर्गेनिक को रटवाएंगे, समझाएंगे। देखो, रटना और याद रखना दोनों में बड़ा अंतर है। याद समझ के रखा जाता है, कुछ ना कुछ लॉजिक पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी याद कर लिए, ठीक है। एक होता है कि बिना कुछ लॉजिक का ही लोग याद कर ले रहे हैं, लेकिन अपन लॉजिक देंगे, प्रॉपर लॉजिक पे बात करेंगे। अब सवाल उठता है क्यों ज्यादा है, कारण अभी मैंने तुमको बार बार एक बात बोला, पॉजिटिव को क्या पसंद है, पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है। और अगर पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, तुमको कोई चीज से प्रेम है, तो तुम उसे जाने दोगे क्या आसानी से? नहीं। अब तुम यहां पर देखो, यहां पर किसी भी प्रकार का आवेश था नहीं, हाँ नाभिक में था, लेकिन ऐसे तो पूरा तत्व क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है।
लेकिन अब इस पे आवेश आ गया, इस पे किस प्रकार का आवेश आया, धनात्मक। कितना धनात्मक है, एक धनात्मक आवेश है यहाँ, दो धनात्मक आवेश है यहाँ, तृतीय धनात्मक आवेश है यहाँ, चतुर्थ धनात्मक आवेश है, और इन सब में से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालने की तुम कोशिश कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे धनात्मक आवेश बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल होगा तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए IE4 IE3 से बड़ा है, IE3 IE2 से बड़ा है, IE2 IE1 से बड़ा है। अब दिक्कत कहां पर आती है पता है तुम्हें? जब तुम सवाल को लगाते हो ना तो ज्यादा दिमाग लगाते हो। ज्यादा दिमाग क्या लगाते हो? तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, फिर तुम सोचना चालू करते हो। जैसे ही तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो ना, तुम्हारी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं। और जैसे ये स्टेप को लेते हैं, उनके लिए दिक्कत और भी बढ़ जाती है। तो आइए एक सवाल के थ्रू इस चीज को समझने का प्रयास करें कि आयनन विभव का सही क्रम क्या है। आयनन विभव का सही क्रम क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह है ऑप्शन 1, IEN ग्रेटर देन IEN-1। ऑप्शन 2, IEN ग्रेटर लेस देन कम है, और यह ज्यादा, यहां दोनों बराबर और कोई भी नहीं। यह 4 आपके पास ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को चुनना है। अब जब आपको किसी एक को चुनना है तो यहां पर क्या करना होगा? यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। होता क्या है कि एन में जब भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सोचने में डिफिकल्टी बढ़ जाता है, थोड़ा सा मुसीबत बढ़ जाती है। क्या करो, एन का कोई भी एक मान ले लो। अब मान क्या लोगे? तो मान लो n = 4 है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, IE4 ग्रेटर देन IE3। n के जगह रखोगे तो n-1, 4 - 1 क्या होगा, 3। अब यहां पर क्या हो जाएगा, IE3 ग्रेटर देन IE4। यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, IE4 = IE3, और ये तो कोई भी नहीं। अभी मैंने क्या कहा, उत्तरोत्तर ऊर्जाओं का मान धीरे धीरे कर करके बढ़ेगा। मींस IE4 क्या होना चाहिए, IE3 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये ऑप्शन ए क्या है, सही है। एक और सवाल देखो बच्चे कहां फंसते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा चीजों को हटा दिया जाए। आपको आई होप समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है, तो समझ में आना दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, फिर इसको सोचेंगे। अब इसमें हमको क्या करना, आयनन विभव का सही क्रम देखना है। अब जैसे ये सवाल तुम किसी को दोगे ना, या तुम बनाते होगे, तो तुम कैसे बनाओगे, पहले इसका विन्यास लिखोगे, और जैसे ही तुम विन्यास लिखोगे गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। कारण क्या, तुमको ये नोबल गैस नजर आने लगेगा, या अक्रिय गैस नजर आने लगेगा, और जैसे ही अक्रिय गैस पे तुम्हारी नजर पड़ेगी, तुम जोर से चिल्लाओगे कि इसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगी, और फटाफट तुम सजा भी दोगे कि Na+, देन Na2+, देन Na, और जैसे ही तुम ये सजाए, तुमको एग्जामिनर सीधे -1 फलस्वरूप दे देगा। लेकिन जहां पर अब क्या करना है, तो जब भी इस प्रकार का आए, मैंने आपको कह दिया, जब भी उत्तरोत्तर ऊर्जाओं का बात हो रहा हो, उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जाओं का बात हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मद्देनजर नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो क्या देंगे, मेरे पॉइंट को देंगे कि हमेशा उत्तरोत्तर ऊर्जाएं सर्वाधिक होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इन सब चीजों पर ध्यान बिना दिए आपको कार्य करना है। तो यहां पर क्या बढ़ जाएगा, Na, देन Na+, देन Na2+। अब सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्रमिक आयनन ऊर्जा का सवाल है कि नहीं। पहला बात, तत्व सेम होगा, और धनात्मक आवेश बढ़ते जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बहुत बार क्या होता है, एक के बाद एक नहीं बढ़ता है, डायरेक्ट 4 भी बढ़ा करके दे देता है। तो समझ जाना कि चौथा, तो अगर अपने आगे वाले से चौथा, मान लो 5वां जो है, अगर वो चौथे से बड़ा है तो ऑब्वियस सा बात है दूसरे और पहले से तो बड़ा होना ही होना है। तो आपको मेन मकसद क्या है क्रमिक ऊर्जा को समझने का, कि तत्व एक ही होगा, धनात्मक आवेश बढ़ता रहेगा। चलिए, आपको ये चारों परिभाषाएं आई होप अच्छा से समझ में आ गई होगी। तो अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से कारक
प्रभावित करते हैं आयनन ऊर्जा को। तो उनमें सर्वप्रथम नाम आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, लेकिन ये स्टेप नहीं है, बस मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आयनन ऊर्जा इन पर निर्भर करती है। तो अगर सवाल आता है कि मुख्य क्वांटम संख्या किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो आइए देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से क्या क्या बातें निकल करके आती है। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से अपन दर्शाते हैं, और यह स्मॉल एन क्या चीज को बताता है? स्मॉल एन का मान लो 1 है, किसी स्मॉल एन का मान 2 है, किसी स्मॉल एन का मान 3 है। यह क्या बता रहा है? यह कोश की संख्याओं को बता रहा है, और वो भी किस कोश की संख्याओं को बता रहा है? आयनन ऊर्जा के लिए कौन सा कोश महत्वपूर्ण है? तो आयनन ऊर्जा के लिए 72 कोश महत्वपूर्ण है। अर्थात अगर किसी परमाणु में हम बोल रहे हैं n बराबर 1, हम सिर्फ आयनन ऊर्जा के केस के लिए बात बोल रहे हैं कि 72 कोश महत्वपूर्ण है, तो n बराबर 1 कहने का मतलब उस परमाणु में एक ही कोश है, क्योंकि वही 72 कोश है। n बराबर 2 तो 72 कोश का संख्या हो गया 2। इसका अर्थ क्या है कि इस परमाणु में 2 कोश मौजूद है। यहां पर 3 कोश, यहां पर 4 कोश मौजूद हैं। और जैसे जैसे कोशों की संख्याएं बढ़ रही होगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही होगी। और उस एग्जाम्पल को याद करिए जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर दूरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत बड़ा आसान हो जाएगा। और बड़ा आसान हो गया तो ऊर्जा कम से कम लगेगी, अर्थात n बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। इस तरीका से डिपेंड करता है। नेक्स्ट, प्रभावी नाभिक आवेश। प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है? प्रभावी नाभिक आवेश अर्थात नाभिक पे कितना आवेश है, और नाभिक पे पॉजिटिव अर्थात धनात्मक आवेश होता है, और अगर धनात्मक आवेश बढ़ रहा है तो उसमें मौजूद, उसके 72 कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण का बल भी बढ़ रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं यह शर्त के साथ, यहां पर क्या हुआ, n बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, और यहां पर क्या होगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा, जिसको प्रभावी नाभिक आवेश कह रहे हैं। तो आकर्षण का बल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, और आकर्षण का बल अगर बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तृतीय, स्क्रीनिंग नियतांक। स्क्रीनिंग नियतांक क्या है? स्क्रीनिंग नियतांक अर्थात अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचाने की कोशिश करना। स्क्रीनिंग नियतांक का मान जितना ज्यादा होगा उतना कम नाभिक उस उपकोश के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण का बल लगा पाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पे नाभिक आकर्षण का बल कम लगाएगा तो सोचो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा सरल हो जाएगा, और उसका आयनन ऊर्जा का मान भी घटेगा। तो यहां पर भी कुछ उसी प्रकार का कार्य होगा। स्क्रीनिंग नियतांक को लेकर के बात करते हैं अपन। स्क्रीनिंग नियतांक बढ़ेगा, सिग्मा का मान बढ़ रहा है, और अगर सिग्मा का मान बढ़ रहा है तो क्या होगा, आकर्षण का बल घटेगा, और अगर आकर्षण का बल घटेगा तो आयनन ऊर्जा भी घटेगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। कभी कभार क्या होता है, तुम शैतानी करके घर जाते हो तो अपने पिताजी से बहुत डरते हो। तुम क्या करते हो, अपनी सारी शैतानी भरी बातें अपनी माता को बता दो, तो यार आज ये बदमाशी किए हैं, थोड़ा पापा से बचा लेना। अब मम्मी जो होती है तुम्हें, अब तुम्हारे पिताजी के गुस्से से बचाने का कार्य करती है। मैं अभी फिलहाल गुस्सा को प्रतिकर्षण की तरह नहीं मान रहा हूं, मैं गुस्से को ही आकर्षण की तरह मान रहा हूं, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर गुस्सा आता है तो तुम दूर भागते हो और तुम्हारे मन में प्रतिकर्षण का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन मैं फिलहाल, क्योंकि माता पिता के गुस्से में भी प्यार होता है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। और मैं बोल रहा हूँ कि नाभिक है तुम्हारे पिताजी और तुम है इलेक्ट्रॉन, और अगर बीच में जो उपकोश है वो अगर मम्मी आ जाती है, और मम्मी तुम्हारे घर में ज्यादा प्रभावशाली है पिताजी से, तो तुम्हारी मम्मी तुमको वहां से बचा करके ले जाएगी। और अगर मम्मी प्रभावशाली नहीं है तो तुम्हारी कुटाई होने से कोई बचा नहीं सकता तुम। तो यहां पर किस पे डिपेंड कर रहा है, मम्मी का स्क्रीनिंग नियतांक। अगर मम्मी का स्क्रीनिंग नियतांक ज्यादा है, वो अगर तुम्हें बचा पाती है, तो तुम पे तुम्हारे पिताजी के द्वारा
वह प्यार भरा आकर्षण का जो बल लगने वाला था वो कम लगेगा और तुमको वहां से निकालना आसान हो जाएगा। और अगर तुमको वहां से निकालना आसान हो जाएगा तो आयनन ऊर्जा का मान जो है वो भी कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेदन क्षमता, कुछ और फैक्टर्स को देखते हैं। तो भेदन क्षमता क्या चीज को प्रदर्शित करता है? भेदन क्षमता नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण के बल को बताता है। तो अगर भेदन क्षमता बढ़ती है तो आकर्षण का बल भी बढ़ता है। और किस प्रकार का आकर्षण का बल? नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आकर्षण बल बढ़ता है। और जैसे ही आकर्षण का बल बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। यह है भेदन क्षमता का। अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित उपकक्षक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं आयनन ऊर्जा को? अब तुम्हें पता है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित बहुत ही अस्थायी होते हैं और किसी अस्थायी चीज से किसी चीज को हटाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और अगर किसी अस्थायी चीज से किसी चीज को हटाना अगर बड़ा मुश्किल होता है तो वहां पर ऊर्जा जो हम लोगों को देनी पड़ेगी वह भी ज्यादा देनी पड़ेगी, वह भी और जोरदारिता के साथ देनी पड़ेगी, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। अब बोलेगा क्यों बढ़ जाएगा? तो बोलना अर्धपूरित और पूर्णपूरित की स्थायित्व वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अपन कह सकते हैं कि अर्धपूरित को इंग्लिश में हाफ फिल्ड कहते हैं और पूर्णपूरित को फुल फिल्ड कहते हैं और अधूरे उपकोशों को इनकम्प्लीटली फिल्ड कहते हैं। तो हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड का स्थायित्व कम होता है, हाफ फील्ड का स्थायित्व ज्यादा, और उससे भी ज्यादा किसका? फुल फील्ड का। क्या? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व ज्यादा होता है, और जिसका स्थायित्व ज्यादा होगा उसका आयनन ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं आयनन ऊर्जा की बात करूं तो भी ऑर्डर यही आएगा। अब बोलेंगे सर इस दोनों का कुछ उपयोग बताइए, कुछ शानदार सा उपयोग बताइए। तो मैं शानदार सा उपयोग तुम्हें समझाता हूं कि देखो ग्रुप 2 का ग्रुप 13 से आयनन ऊर्जा ज्यादा होता है। ग्रुप 2 का ग्रुप 13 से आयनन ऊर्जा ज्यादा होता है। इसके पीछे अगर तुम कारण देखोगे तो इसके पीछे दो कारण होंगे। ज्यादातर लोग इसको रट लेते हैं कि ग्रुप 2 का ग्रुप 13 से ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा फिर वही बात, फिर आप रटोगे और बोलोगे यार इनऑर्गेनिक तो रटने वाला सब्जेक्ट है। अरे रटने वाला नहीं है बेटा, बड़ा लॉजिकल है। तो आपने फैक्टर्स को पढ़ा और अगर आपको ये पता चल गया कि ग्रुप 2 ग्रुप 13 से ज्यादा है, और अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों ज्यादा है, तो इसको दो तरीके से तुम समझा सकते हो। दो ऐसे कारक है जो इस चीज को समझा सकते हैं। इसके पीछे पहला कारक तो यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन 2s में मौजूद है और यहां पर इलेक्ट्रॉन 2p में, और जो कि भेदन क्षमता s का सबसे ज्यादा, देन p, देन d, देन f होता है। और वहीं स्क्रीनिंग वाला S का ज्यादा, देन P, देन D, देन F। स्क्रीनिंग नियतांक भी यही ऑर्डर में होता है। तो जो कि भेदन क्षमता S का ज्यादा देन P का, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन 2s में है और यहां पर इलेक्ट्रॉन 2p में है। अब दोनों का जो कोश की संख्याएं वो सेम है, दूरी सेम है, तो अपन फिर दूसरा कारक क्या देखेंगे? दूसरा कारक भेदन क्षमता को देखेंगे, और जो कि इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है तो आयनन ऊर्जा भी ज्यादा होगी, क्योंकि भेदन क्षमता के आयनन ऊर्जा क्रमानुपाती होती है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब अगर मैं वही इसको चाहूं तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित से भी समझा सकता हूं, और या अधूरे उपकोश से भी समझा सकता हूं, क्योंकि ग्रुप 2 वाले में 2s में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, और ग्रुप 13 में 2p में इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है। तो 2p में अगर एक है तो ना ही यह अर्धपूरित है ना ही यह पूर्णपूरित है, अर्थात यह अधूरे उपकक्षक है। तो अधूरे उपकक्षक की स्टेबिलिटी, स्थायित्व सबसे कम होती है, जिस कारणवश इसकी आयनन ऊर्जा का मान भी कम होगा। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, आगे काम पड़ेगा सवालों में। दूसरी चीज
ग्रुप 15 की आयनन ऊर्जा ग्रुप 16 से ज्यादा होती है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। उल्टा इसलिए होना चाहिए जैसे तुम 2 से 13 की तरफ जाते हो तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है तो तुम अभी पढ़े थे कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि आकर्षण का बल बढ़ता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जेड इफेक्टिव क्रमानुपाती होती है किसकी? आयनन ऊर्जा की। तो यहां पर भी कारण वही हो जाता है, क्योंकि यह अर्धपूरित होते हैं, यह अर्धपूरित होते हैं और यह फिर से अधूरे होते हैं ग्रुप 16। और जो कि अर्धपूरित की स्थायित्व ज्यादा होती है अधूरे वाले से, तो अपन जानते हैं जिसकी स्थायित्व ज्यादा उसकी आयनन ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो इसलिए ग्रुप 15 ग्रुप 16 से ज्यादा आयनन ऊर्जा वाला होता है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे और इनके उपयोग भी समझ में आए होंगे कि कहां पर इसको अपन लगा सकते हैं। अब हमने कारक तो पढ़ लिया, कारक पढ़ने के बाद अब अपने को क्या पढ़ना है? कारक पढ़ने के बाद उसका उपयोग पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप आता है आवेश। अच्छा, आवेश भी एक कारक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कारक है। आवेश में किस प्रकार से आयनन ऊर्जा प्रभावित होती है? अगर पॉजिटिव आवेश बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव आवेश बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा घटेगी। तो बोलेंगे सर पॉजिटिव बढ़ने पर आयनन ऊर्जा क्यों बढ़ती है? पॉजिटिव को क्या पसंद है? नेगेटिव। और तुमको निकालना किसको है? इलेक्ट्रॉन को। तो अगर पॉजिटिव आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना बड़ा कष्टदायी हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी आपको कोई सवाल मिले तो आवेश का ही लगाएंगे। सबसे पहले आप आवेश को ही देखेंगे, इसके बाद किसको देखेंगे? मुख्य क्वांटम नंबर को। मुख्य क्वांटम नंबर आपको पता है क्रमानुपाती होता है कि n बढ़ेगा तो व्युत क्रमानुपाती होता है कि n बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। फिर स्टेप 3 किसको देखेंगे? प्रभावी नाभिक आवेश। आपको पता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ने से आकर्षण का बल बढ़ता है। स्टेप 4 किसको देखेंगे? अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित। अब यह स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम्हारा काम किसी क्वेश्चन को बनाते वक्त आवेश से ही निकल जा रहा है तो ना ही स्टेप 2 देखने की आवश्यक है, ना ही स्टेप 3। अब बोलोगे सर कभी कलात क्या होता है कि साइज बहुत ज़्यादा है और आवेश भी ज़्यादा है, तो फिर तो वैसा क्वेश्चन आपको जनरली मिलता नहीं है। मैं आपको सिलेबस ओरिएंटेड थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ ज्ञान भी ज़्यादा दे रहा हूँ। अब बोलोगे कि सर होने का तो ये भी हो सकता था कि एक एलिमेंट इधर का ले लेंगे और एक एलिमेंट इधर का ले लेंगे और फिर सजाने दे दिया जाए। तो भाई ऐसे सजाने एग्जामिनर आपको देगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिर आपको एग्जैक्ट डाटा चाहिए होगा, और डाटा कैसे निकलेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें करने की सुविधाएं आपको एग्जाम हॉल में मौजूद नहीं होती है। तो जब एग्जामिनर सवाल बनाता है और जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसके बेसिस पे जो मैंने निष्कर्ष निकाला वो यह है कि इन स्टेप्स को लगाने पर सवाल निकल जाते हैं। हाँ, बोले सर ऐसा हुआ तो अब आप ऐसा मत सोचना कि सारी दुर्घटना आप ही के साथ घटेगी, ठीक है? आपके साथ ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटेगी, यह मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, चाहे किसी भी लेवल का सवाल क्यों ना लगा रहे हो। आपके लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, आपके लेवल पे, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात कर रहा हूँ, आपके 12th के लेवल पे बात कर रहा हूँ, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात कर रहा हूँ। इन्हीं स्टेप्स पे सवाल बन जाते हैं। तो चार्ज से अगर क्वेश्चन बन जा रहा है तो अपन चार्ज पे ही रुक जाएंगे, आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्टेप 2 मतलब मुख्य क्वांटम नंबर से बन जा रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है, तो आगे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम स्टेप 3 तक पहुंचे, मान लो पहला से भी नहीं बना, दूसरा से भी नहीं बना, तीसरा पे पहुंचे, तो याद रखना चौथा भी लगाना पड़ेगा। वहां पर मौजूद जरूर कोई ना कोई हाफ फील्ड वाला होगा, और हाफ फील्ड वाला को सर्कल कर लेना। जो भी हाफ फील्ड वाला होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो भी हाफ फील्ड वाला होगा वो अपने जस्ट आगे वाले से ज्यादा होगा। अब जस्ट आगे वाले सवाल में नहीं, आवर्त सारणी में जस्ट आगे होना चाहिए। जैसे बेरिलियम के आगे कौन आता? आवर्त सारणी में बोरोन। और उस सवाल में भी अगर बेरिलियम और बोरोन मौजूद है तभी
आप अर्धपूरित और पूर्णपूरित वाला कंसेप्ट को लगाएंगे कि अर्धपूरित या पूर्णपूरित वाले का आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा अधूरे वाले से, यह कंसेप्ट को आप तभी लगाओगे जब उस सवाल में आप जेड इफेक्टिव तक पहुंच जाओ, पहली बात। दूसरी बात, उस सवाल में वह दोनों तत्व के परमाणु मौजूद होने चाहिए। कौन से? वह दोनों परमाणु के तत्व जो आवर्त सारणी में जस्ट आगे है, जस्ट आगे, मतलब जैसे 2 के बाद 3 वाला नहीं, जैसे आवर्त सारणी में बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं अभी टेबल के थ्रू जब मैं बताऊंगा तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, वह भी मैं बता दूंगा कि कहां कहां पर ये स्टेप्स हो सकता है ना लगे, और नहीं लग रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, कारण भी बताऊंगा, बिना कारण का बात नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। तो ये सारे स्टेप्स है, इन सारे स्टेप्स को आपको लगा करके सवाल लगाने होते हैं। तो सवाल लगाने से पूर्व आपको इन डेटा को ध्यान में रखना है। अब आप डर गए होगे सर डेटा को देख करके, अभी तो आप बोल रहे थे यार ये तो और हार्ड आप कर दिए यार, एक एक चीज को कैसे याद करेंगे। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। अब यहां पर मैं ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं। ग्रुप्स में जनरली स्टेप 2 में मेरा काम चल जाता है, क्यों? क्योंकि अभी जो भी तुम्हारे सामने तत्व मौजूद हैं, इन तत्वों पर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो स्टेप 1 लगेगा ही नहीं। स्टेप 1 नहीं लगा तो स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 बात करता है n का, और जैसे जैसे तुम किसी ग्रुप में, किसी वर्ग में नीचे की ओर बढ़ोगे तो n का मान बढ़ेगा, और अगर n का मान बढ़ रहा होगा क्या होगा? आयनन ऊर्जा का मान घट रहा होगा। तो ज्यादातर जगहों पर यह चीज फॉलो हो रहा होगा, लेकिन कुछ जगहें ऐसी है जहां पर यह चीज फॉलो नहीं हो रहा होता, जिसको अपन क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। लेकिन उस एक्सेप्शन का भी मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, उसको अच्छा से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले अपन बेसिक चीज देख ले कि नीचे जा रहे हैं घट रहा है, नीचे जा रहे हैं घट रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं कि फ्रेंसियम का सीजियम से ज्यादा होता है, रेडियम का बेरियम से ज्यादा होता है। मैं इस तरीका से क्यों लाइनिंग कर रहा हूं? इस तरीका से लाइनिंग करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि ये डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको याद रहेगा, इन संख्याओं को रटना नहीं है। नीचे जाएंगे यहां पर दिक्कत आएगा। 13 पे लाल मार्क लगा दे रहे, लाल टीका। अब ये लाल टीका लाल रंग जो होता है डेंजर को दर्शाता है। और ये 14, बाकी सब जगहों पर जैसे ही तुम नीचे जाओगे घटेगा, नीचे जाओगे घटेगा, नीचे जाओगे घटेगा, नीचे जाओगे घटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डर कहां पर है? एक यहां पर फ्रेंसियम ज्यादा, रेडियम ज्यादा, किससे? अपने जस्ट ऊपर वाले से, बहुत ज्यादा नहीं होता। कई बार तो सवाल में लगभग बराबर वाला ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अगर ज्यादा वाला ऑप्शन है तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट, आपको वो टिक करना, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में। अब आ जाओ ग्रुप 13 का अगर अपन बात करें तो ग्रुप 13 में क्या होगा? ग्रुप 13 का ऑर्डर कुछ अलग तरीके से। अब 13 का ऑर्डर कहां कहां अलग है? देखो, होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था बोरोन का सबसे ज्यादा, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन टीएल। होना तो ये चाहिए था, इसमें कोई संदेह मात्र नहीं है, क्योंकि एन बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है, ये घटना चाहिए। लेकिन होगा क्या? होता है कि बोरोन, देन टीएल, देन जीए, देन एएल, देन आईएन। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्या हो गया यहां पर जो टीएल यहां पर कूद के आ गया? तो तुम ध्यान से देखो कि टीएल कौन से आवृत का है? टीएल 6th आवृत का है, 6ठे आवृत का है। और 6ठे आवृत में क्या होता है? बेरियम के बाद लेंथेनाइड आ जाता है, और लेंथेनाइड आने से एफ सबशेल आगे आ गया, और एफ भरने के बाद और एक महान व्यक्तित्व का वहां पर जन्म होता है, डी। लेंथेनाइड तो खत्म हो गया, लेकिन डी भी तो आ गया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्क्रीनिंग नियतांक एस का सबसे ज्यादा, देन पी, देन डी, देन एफ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अर्थात डी और एफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब इनकी जो स्क्रीनिंग करने की जो प्रभाव है ये बहुत कम होते हैं, बहुत कमजोर है। अर्थात यह बहुत कमजोर है तो क्या करेगा?
जो पीछे वाला है उसको नाभिक के आकर्षण के बल से नहीं बचा पाएगा। अर्थात यह वह घर है जिनमें माता ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, माता ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, पिताजी ज्यादा प्रभावशाली है। और पिताजी ज्यादा प्रभावशाली है तो बेटा तुम्हारी कुटाई से तुमको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। अर्थात तुम पे प्रभाव पड़ेगा। तो वही प्रभाव बेचारे टीएल के ऊपर पड़ गया। अब टीएल के ऊपर पड़ा तो ये कुटाया, मतलब आकर्षण का बल लगा, आकर्षण का बल लगा तो इस मान लो तुमको तुम्हारे पिताजी कूटे किसी बदमाशी के कारण, और उसके बाद तुम्हारा दोस्त आ गया, चलो घूम के आते हैं, तुम जाओगे? नहीं जाओगे। अर्थात ऊर्जा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहां पर टीएल का सबसे आगे आने का कारण क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? एफ एफ संकुचन। ठीक है, एफ एफ संकुचन। अब एफ एफ संकुचन के कारण ये टीएल उठ करके यहां पर आ गया। अब बोलोगे सर इसका ये टीएल इंडियम के ऊपर क्यों नहीं आया? तो इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तर्क यही है कि इसको एक्सपेरिमेंट करते वक्त ऊर्जा का मान निकाला गया, और जब मान निकाला गया तो इसका मान इन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम सबसे ज्यादा आ रहा था। तो इसका ये इसी कारण बोरोन के बाद इसको लगाया गया। लेकिन हाँ, कारण अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं एफ एफ संकुचन। ठीक उसी प्रकार यहां पर तुम देखो गैलियम का भी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, और अगर तुमसे कोई इसके पीछे कारण पूछे तो इसके पीछे भी तुम कारण क्या बताओगे? इसके पीछे भी मुख्य कारण यही है कि गैलियम का एल्यूमिनियम से इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि गैलियम से जस्ट आगे डी वाले खत्म होते हैं और एल्यूमिनियम के आगे डी वाले तत्व मौजूद ही नहीं है। अर्थात यहां पर 4p स्टार्ट होने से पहले 3d आ जाता है, और जैसे ही 3d आ गया तो तुम कहोगे कि d का स्क्रीनिंग नियतांक क्या होता है? कम होता है। और अगर इसका स्क्रीनिंग नियतांक कम है तो पीछे वाला फिर वही बात कुटाएगा। यहां पर भी पिताजी ज्यादा स्ट्रांग है माताजी से, तुम्हारी माता से पिताजी यहां पर ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो बेचारे 4p वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा और आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी, और आयनन ऊर्जा बढ़ी इसी कारण ये यहां पर आ गया। अब बोलोगे सर इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का भी मैं ट्रिक बता रहा हूं, बड़ा शानदार सा है। कैसे याद करोगे? ऐसे याद करोगे, बालक, तिलक, गंगा, अली, इंडिया थे। कैसे याद करोगे? बालक, तिलक, गंगा, अली, इंडिया थे। अब ये 14 में क्या खतरा? 14 में ज्यादा खतरा नहीं आता है क्योंकि डी संकुचन, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है डी संकुचन। ठीक है, तो 14 में ज्यादा खतरा क्यों नहीं है? क्योंकि डी संकुचन उतना भी प्रभावशाली नहीं है जितना एफ है, और डी संकुचन ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, इसलिए 13 में ही जाकर के वो अपना प्रभाव दिखला पाता है। 14 तक उसका प्रभाव छीन हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर जो मौजूद पीबी है यह ऊपर जाएगा, लेकिन इतना ऊपर नहीं जा पाता है क्योंकि धीरे धीरे एफ संकुचन का जो प्रभाव है वो दूरी बढ़ते बढ़ते घटते जाता है। तो 13 तक पहुंचा, बेचारा रोध होके 14 पे भी प्रभाव दिखा लिया, लेकिन 15 में जाने के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो देखो यहीं पर कम हो गया था, इसी कारण देखो ये बस एसएन से ही ज्यादा हो पाता और एसएन नीचे आ जाता। बस इतना ही सा डायग्राम है, इसमें और कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पाता। अब डी संकुचन नहीं दिखा पाया क्योंकि डी संकुचन का प्रभाव उतना प्रभावशाली नहीं था, सिर्फ 13 तक ही प्रभाव दिखता है। यह कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ये इसका ऊपर जाने का और इसका नीचे आने का भी कारण क्या है? वही एफ संकुचन, बहुत बड़ा फेमस एफ संकुचन। अब और क्या पॉइंट है? अब बहुत जन क्या करते हैं, ये तो रट लेते हैं कि ग्रुप 2 जो है वो ग्रुप 13 से ज्यादा होता है, कारण भी चलो पता हो, लेकिन कहां तक लोग भावनाओं में बहकर बस इसको रट लेते हैं कि ग्रुप 2 का 13 से ज्यादा होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कहां तक होता है। तो इसको याद रखने के लिए एक बात ध्यान रखना, मैं अलग कलर से बना रहा हूं, आप भी अलग अलग कलर का इस्तेमाल करना ताकि आपको चीजें ध्यान रह पाए। चलो और कौन सा कलर है यार? पीला ले लिए, लाल ले लिए, हरा ले लेते हैं यार क्या। अब यहां पर देखो, यहां से बेरिलियम से लेके मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम तक, यहां से गैलियम तक ये ज्यादा होता है।
इसके बाद वह अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और N का प्रभाव और FF कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव ज्यादा नजर आने लगता है, जिस कारणवश इन्हीं का आयनन ऊर्जा देखो ज्यादा है 558 549। अब आया समझ में, मैंने यहां पर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज क्यों लिखा, 801 577 क्यों लिखा, ताकि मैं अपने बात को सिर्फ तर्क ना दे सकूं, कि जवाब सिर्फ शब्दों में ना दे सकूं, एप्रोप्रिएट आपके सामने वैल्यू लिख करके आपको समझाओ। ये वैल्यू कहीं और से नहीं है, एनसीईआरटी से ही है, कहीं और का वैल्यू नहीं है बेटा ये। ठीक उसी प्रकार ये 15 वाले में भी वही कार्य चलता है, सिर्फ एएस तक, मतलब 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3 तक, बस उसके बाद नहीं। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सवाल को बड़े ही आसानी से लगा पाएंगे, सिर्फ डी ब्लॉक के सवाल को छोड़ करके। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं पहले इससे रिलेटेड जो पढ़े। क्यों आयनन ऊर्जा के आधार पर निम्न तत्वों को सही क्रम पे सजाए, तो सबसे पहले स्टेप लगाइएगा, अगर स्टेप से काम ना बने तो ग्रुप में आइएगा, ग्रुप में भी स्टेप लगेगा, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, सब कुछ बता चुका हूँ, हर एक चीज के पीछे कारण मैं आपको अच्छा से समझा चुका हूँ। आइए सवाल को देखते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ जाए। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन है। ध्यान से इन तत्वों को देखिए, गौर से देखिए इन तत्वों को। इन तत्वों को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चल जाएगा, स्टेप 1 आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि किसी पर भी आवेश है ही नहीं। और सिर्फ आवेश नहीं होने पर स्टेप 1 नहीं लगेगा ऐसी बात नहीं है, अगर आवेश सेम है तो भी स्टेप 1 फेल हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा इन पे आवेश क्या है, सब पे 0 है, मतलब आवेश सेम हो गया, लगेगा नहीं। फिर स्टेप 2 में पहुंचेंगे, स्टेप 2 है N। अब N भी यहां नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सारे तत्व एक ही आवृत्त से मौजूद होते हैं। तो अगर आपको n का मान देखना है तो आप डायरेक्ट आवृत्त देख लो, अगर आवृत्त सेम है तो याद रखना n का मान भी सेम होगा, और अगर n का मान सेम होगा फिर स्टेप 2 भी नहीं लगेगा। तो फिर और आगे बढ़ेंगे स्टेप 3, और स्टेप 3 क्या है, Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव कब बढ़ेगा, Z इफेक्टिव तब बढ़ेगा जब Z का मान बढ़ेगा, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे होंगे तो Z इफेक्टिव का भी मान बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको एक बात कहा था, अगर आप Z इफेक्टिव तक पहुंच गए तो पहुंचने के बाद कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का कंसेप्ट को जरूर लगाइएगा, और बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पर अर्धपूरित है तो इसको पहले सर्कल कर लो, और जो पूर्ण पूरित है उसको भी सर्कल कर लो। और यहां पर इस क्वेश्चन में भी बेरिलियम के आगे बोरोन है, नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन है, और अगर आप आवर्त सारणी में ध्यान करें तो बेरिलियम के आगे बोरोन ही आता है, नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन ही आता है। तो यहां पर वो कंसेप्ट लगेगा कि बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ग्रुप 2 का ग्रुप 13 से ज्यादा होगा, लेकिन कहां तक, कैल्शियम तक। नाइट्रोजन वाले ग्रुप का ऑक्सीजन वाले ग्रुप से ज्यादा होगा, लेकिन कहां तक, एएस तक। उसके आगे उस कंसेप्ट को नहीं लगाना है। तो अगर आप इसको सजाएंगे तो सजाते वक्त क्या आपके पास क्रम आएगा, आइए देखें। लिथियम, लिथियम के बाद आना चाहिए था बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आना चाहिए था बोरोन, लेकिन बोरोन आएगा, बेरिलियम नहीं आएगा, बेरिलियम उससे ज्यादा हो जाएगा, कारण अर्धपूरित है। फिर आगे बढ़िए, कार्बन, कार्बन के बाद आना चाहिए था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन, और फिर आएगा यहां पर भी कारण क्या, यह अर्धपूरित है और ऑक्सीजन अधूरा है, और फिर लास्ट में फ्लोरीन, नियन। अब यहां पर एक चीज सीखने को मिला, क्या, ध्यान से सीखो इस क्वेश्चन से, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से तो ज्यादा होगा लेकिन फ्लोरीन से नहीं ज्यादा होगा, मतलब जस्ट आगे वाले से ही ज्यादा होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ऐसा नहीं कि अर्धपूरित या पूर्ण पूरित है तो वो सभी से ज्यादा हो जाएगा। अब लोग रट्टाफिकेशन के कारण क्या होता, बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसेस का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वह पूर्ण पूरित है। यह कारण नहीं है, एक कारण तो है, चलो ठीक है पूर्ण पूरित है, लेकिन यह भी कारण है कि इसके आगे और 2-4 एलिमेंट नहीं है, यही अपना अंतिम एलिमेंट होता है अपने आवृत्त में, इसीलिए उस आवृत्त में उसी का सर्वाधिक होता है। अगर मान लो यहाँ एक एलिमेंट होता तो वो उससे ज्यादा हो जाता,
लेकिन यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट होता तो वो उससे ज़्यादा नहीं होता। पता नहीं क्या होता, ऐसा तो आवर्त सारणी को बनाया नहीं गया, तो फिर परिकल्पना करने से कोई फ़ायदा पड़ने वाला नहीं है कि अगर सर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, वैज्ञानिक बनना फिर ऐसा होता तो क्या होता, वो देखेंगे, क्योंकि अपने पास समय कम है और चीज़ें ज़्यादा है पढ़ने के लिए। आइए बात करें आयनन विभव का सही क्रम क्या है। तो mg ग्रेटर देन Al, ऑब्वियस सा बात है, ये ग्रुप 2 का है, ये ग्रुप 13 का है, तो 2 का ज़्यादा होगा 13 से। SI और P में यह है 15, यह है 14, 15 का ज़्यादा होगा 14 से। यहाँ 2 का क्यों ज़्यादा हुआ जबकि 13 का ज़्यादा होना चाहिए था, यहाँ 2 का ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये पूर्ण पूरित है। 15 का ज़्यादा है 14 से, 2 कारण, 1 जेड इफेक्टिव तो ज़्यादा है ही, प्रभावी नाभिकीय आवेश बेटा वो तो ज़्यादा है ही, और साथ ही साथ ये अर्धपूरित भी है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो O प्लस का N से ज़्यादा होगा। कारण क्या, स्टेप्स में हम साफ साफ लिखवा दिए थे आपको कि पहले चार्ज देखना। अब तुम यहाँ अर्धपूरित अगर देख लिए तो तुम हो जाओगे दिक्कत में, फंस जाओगे, तो इसीलिए मैंने स्टेप्स बताया, नहीं तो तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते थे। पढ़ तो लिए चलो आवेश के बारे में, लेकिन कब लगाना है यही नहीं पता चलता, और इस चीज़ को मैंने स्टेप्स के द्वारा बड़ा ही आसान बनाने का कार्य किया है। मैंने अपने तरफ से मेहनत तो किया है, अब बस सराहना आपके तरफ से कि आपको कितना पसंद आता है ये स्टेप्स। तो यस, O प्लस जो है वो N से ज़्यादा होगा, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब 3 ऑप्शन तो टिक करके नहीं आएंगे, तो क्या मारेंगे, चौथा, क्योंकि चौथा ऑप्शन आपका क्या है, सभी, तो सभी वाला ज़्यादा सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। लेकिन सवाल से पूर्व कुछ चीज़ें कि डी ब्लॉक के अगर सवाल आ गया आयनन ऊर्जा से रिलेटेड तो किस प्रकार से बनाएंगे। पहली बात, डी ब्लॉक से आवर्त में कभी भी सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि आवर्त में आयनन ऊर्जाओं का जो क्रम है वो बहुत ही ऊटपटांग है, तो उससे रिलेटेड सवाल ज़्यादातर एग्जामिनर नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर उनसे सवाल पूछे तो डेटा देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। इतना याद रखना बड़ा ही मुश्किल है या बहुत ही कठिन हो जाता है। तो सवाल ज़्यादातर अगर डी ब्लॉक से पूछे जाते हैं तो आवर्त से नहीं आते, लेकिन वर्ग से जरूर आते हैं। तो यहाँ वर्ग 3 है, यहाँ 4 5 6 10 7 8 9 11, इसका मैंने सजा चुका है ऑर्डर। अब ये 3D कौन सा है, वो स्कैंडियम टाइटेनियम वाला, उसके नीचे वाला 4D और उसके नीचे वाला 5D। क्लियर है। अब ये है 3D का क्या होगा, 4D से ज़्यादा। आप बोलोगे सर 6D क्यों नहीं सजा, क्योंकि 6D वाला आपके सिलेबस में मैंने जो देखा है सवाल को आते हुए उसमें नहीं पूछा जाता है, उसमें बहुत सारे तत्व अभी नए नए आए हैं, तो अभी उनसे रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 3D देन 4D देन 5D, यहाँ 5D 4D 3D, यहाँ 5D 3D 4D। अब क्या होगा, बोलोगे सर आप तो फिर रटवा दिया यार, याद करना बड़ा इसको डिफिकल्ट लग रहा है। बेटा इसको मैंने इस तरीका से सजाया कि आपको याद चुटकियों में करवा देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, पहला बात, इस पूरे डी ब्लॉक में कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, 12 तक जाता है। तो तुम्हारे पास 3 से लेकर 12 तक वर्ग है, तो सबसे पहले लिखना 3, उसके बाद छोड़ देना उसको, उसके बाद लिखना 4, 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7, लेकिन 7 नहीं लिखना, 6 के बाद एक संख्या याद रखना, बस क्या, 10। बस आपका काम हो गया, बस आपका काम हो गया 10 लिखने के बाद, बस। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही तुमने 6 के बाद 10 लिखा, उसके बाद अपन यहां नीचे वाला लाइन में लिखेंगे 11। नहीं, यही तो दिक्कत था, 11 नहीं, ऊपर में जो भी संख्याएं छूटी हुई है 3 से लेके 12 तक के बीच में, वो सारी संख्याओं को यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद हो जाएगा 7 8 9 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखेंगे 11, और उसके बाद क्या लिखेंगे 12। अब देखो सजाएंगे कैसे, तीसरे वाले में आगे आ जाएगा 3D और फिर 4D और फिर 5D। थर्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं है कि नीचे n बढ़ रहा है, और अगर n बढ़ रहा है तो IE घटेगा, इसीलिए नीचे जाते वो घट गया। अब सवाल उठता सर चौथे, पांचवें, छठे और 10वें का ऑर्डर कैसे सजाएंगे, तो याद रखना इस दोनों में सबसे आगे लिख देना 5D। अब फिर क्या लिखना है उसको देखने का ट्रिक सिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार ट्रिक है बेटा। यहाँ पर हम सजाएंगे ऐसा है कि यहाँ पर 4 लिखे हैं, जो 4 लिखे हैं तो 5 के बाद आ जाएगा 4D, और अगर तुम यहाँ 4D लिख दियो तो यहाँ भी 4D नहीं लिखना, अलग लिखना अपने को। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3D। अब जब तुम यहाँ 4D लिख दियो तो एक ही तुम्हारे पास D बचता है, वो कौन सा 3D, और यहाँ 3D लिख दिया तो तुम्हारे पास एक ही बचता है 4D। बड़ा ही आसानी से याद हो गया कि नहीं हो गया, मजा आया सीख करके, तो बड़ा ही आसानी से आप सवाल बता सकते हो कि किसमें क्या होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है।
इसको एक ट्रिक में बांध दिए। अब इसको आप 2-4 बार लिख लेना तो चीज़ें और आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अब वो बात होता है सर फिर आप बताए नहीं कारण यार 5D क्यों ज़्यादा हो गया। बेटा 5D का ज़्यादा होने के पीछे एक ही कारण है, वो वही एफ कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जैसे ही तुम चौथे वाले वर्ग में घुसते हो लेंथेनाइड खत्म हो जाता है और एफ सबसेल वहाँ पर बचाने के लिए आ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के कारण जो कि तुम जानते हो उसका स्क्रीनिंग नियतांक बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम होने के कारण वो अपने पीछे मौजूद इलेक्ट्रॉन पर नहीं, पीछे मौजूद इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक आकर्षण का बल लगा रहा होता है उसको कम करने में असमर्थ प्रतीत उसको होने लगता है, असमर्थ हो जाता है वो। तो इसका आप याद रखिएगा ऐसा आने के पीछे कारण क्या है। आइए कुछ सवाल देखिए अपन मजेदार से। अब ये सवाल कुछ स्पेशल टाइप का है, हम कारण बताएंगे क्यों। ऐसे ही मजे, चलो पहले इस सवाल को देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं बता पाते। पॉज करो और एक बार जल्दी से इस सवाल को बनाओ, फिर मैं इसकी जवाब आपको दूंगा। अभी तुरंत सिखाया, देखता हूं जब भी इस तरह के सवाल आए तो किस तरीका से बनाना है। पहले आपको सबसे पहले उसको लगाना है, किस कंसेप्ट को, वो डी ब्लॉक वाले को। तो आयनन विभव का सही क्रम क्या है, तो आपको नजर आ गया ये डी ब्लॉक का। तो सबसे पहले लिख लेना बेटा ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है। तो ये है 3D का, ये है 4D का, ये है 5D का। सही लिखे, बस मैं देखना चाहता हूं। आई होप आपको याद होना चाहिए ये सही नहीं है, ये 3D, ये 5D। ये 3D, ये 5D, ये 4D। ये क्यों आगे सोना, ये 3D, ये 4D, ये 5D। ये 3D, 4D, 5D। ये 3D, 4D, 5D। जब भी 3D का ग्रुप का वर्ग का सवाल आए तो सबसे पहले उसको लिख लेना। एक बार मैं देखो कितना जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इस तरीका से तुम भी लिख पाओगे। एक ऐसा समय जरूर आएगा, तो जल्दी से 7, 8, 9, 11, 12 फटाफट लिखो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D ज़्यादा देन 4D देन 5D, और यहाँ पर 5D देन 4D देन 3D, और यहाँ पर देन 5D देन 3D देन 4D। बड़ा ही सरल है। पहले 5D को नीचे वाले में लिखना, ऊपर वाले का जैसा नॉर्मल चलता है वैसा ही चल रहा है, बस नीचे वाले में थोड़ा सा फर्क है। पहले 5D लिखेंगे, यहाँ पर 5D के बाद क्या आएगा देखने के लिए देख लेना, 4 है और 4 है तो 4D लगा देना। आई होप आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पहले 5D देन 3D देन 4D। पहले ये देख लो किस ग्रुप का, ये किस वर्ग का, ये वर्ग 12 का है, 12 में यही चल रहा 5D 3D 4D, अर्थात ये सही है। CUAGAU 3D 4D 5D घट रहा है, ऐसा नहीं है, गलत है। ये 3D 4D 5D ये भी गलत है। कारण यह ग्रुप किसका है 11 और यह ग्रुप किसका है चतुर्थ। चतुर्थ का क्या है 5D देन 4D देन 3D, गलत है। अब ये कौन से ग्रुप का है, ये तीसरे ग्रुप का है, और तीसरे ग्रुप का है तो तीसरे ग्रुप में क्या चल रहा है 3D देन 4D देन 5D, अर्थात यह सही है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो गया। क्यों मजेदार बोल रहा था, इसीलिए मजेदार बोल रहा था, मैं ये देखना चाहता था कि आप क्या करते हो। इस क्वेश्चन को क्यों लिया, बहुत बार क्या होता पता है, एग्जामिनर क्वेश्चन नीट में भी ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें दो ऑप्शन सही है। अब दो ऑप्शन सही है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको सही मारे, कौन सा उत्तर करे। तो बहुत बार बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं, या बहुत सारे बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं दोनों ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रश्न पत्र को सही से पढ़ेंगे तो प्रश्न पत्र में साफ साफ लिखा हुआ होता है उपरोक्त दिए गए ऑप्शंस में सिर्फ एक ही को आपको चुनना है, एक ही का चयन करना है। तो जब भी आपके सामने ऐसा परिस्थिति आ जाए तो आपको क्या करना है, उस कंडीशन में किसी भी एक को टिक करके आ जाना है जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आपको लगता है ए ज्यादा सही, मतलब आपको मान लो ऐसा हो सकता है ना कि कोई ऑप्शन में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है, किसी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो ज़्यादा वाले को टिक करके आ जाना, ना छोड़ करके आना ना दोनों टिक करके आना, किसी एक को टिक करके आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये ज़्यादा सही तरीका है इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए। ये सवाल बस मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। तो आइए एक और सवाल देखते हैं, बड़ा ही शानदार सा है। आयनन विभव का सही क्रम क्या है, देखो बेटा ये कौन से ग्रुप का है, यह है ग्रुप नंबर 13 नहीं 13, ठीक है 13, जिसमें है खतरा। याद है इसमें लाल टीका लगाए थे, लाल टीका मतलब डेंजर,
तो इसका क्या मैंने तरीका बताया था आपको, ट्रिक भी सिखाया था, बालक तिलक गंगा अली इंडिया थे। तो अब ये ऑर्डर देख लो कहां पर सही है। तो इन दिए गए चारों ऑप्शन में ये ऑर्डर आपको बी में मिल रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन सर्वाधिक रूप से सही है। और कुछ सवाल? कुछ सवाल क्यों बोलोगे सर, सवाल ही क्यों? सवाल इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि देखो जो स्टेप्स बताएं उसी से सवाल लग रहे हैं। तुम और सवाल लगा के देखना, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएंगे। बड़ा शानदार शानदार सवाल लगा लेना, सारे शानदार शानदार सवाल लग जाएंगे। जितने स्टेप्स मैंने बताए हैं और जो भी मैंने ग्रुप्स और डेटा के थ्रू आपके दिमाग में डायग्राम को सेट किया वो याद रहना जरूरी है। लास्ट सवाल है ये आपका, आयनन विभव का सही क्रम क्या है? कार्बन, लास्ट नहीं एक और होगा तो मैं लूंगा जरूर, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN Pb। अब इसमें चूज करना आपको कौन सा सही है। तो कार्बन देन सिलिकॉन देन जर्मेनियम देन Pb, मतलब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये 14 नंबर है। 14 में भी मैंने लाल टीका लगाया था। सबसे पहले कार्बन देन सिलिकॉन देन जर्मेनियम, और याद रखो SN और Pb उलट फेर यहाँ पर आएगा Pb, देन क्या आएगा SN, मतलब यही ऑप्शन क्या है आपका सही। अब चेक कर लो, ये ऑप्शन तो आपका है गलत, ये ऑप्शन है सही। अब यहाँ पर देखो डराने के लिए नहीं, कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, SB के आगे लगा दिया BI, और जैसे SB के आगे BI लगाया तुमको समझ जाना चाहिए बेटा यहाँ तो आपका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन प्रभावशाली है ही नहीं। बेचारा का इफेक्ट सिर्फ 14 तक दिखता है। बहुत जन भावनाओं में बह जाते हैं, बहने के बाद 14 से लेके 15 तक भी लगा देते हैं। बोले अरे यार शायद याद हो। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, 13 और 14 दोनों में ही सिर्फ FF कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। एक और बोला था मैंने, आपको वादा किया था एक और सवाल ले लूंगा। निम्न में से किसका आयनन ऊर्जा उच्चतम है? मैंने ये सवाल क्यों लिया? अब ये सवाल विन्यास लिखा हुआ गया, इसके पीछे लेने के पीछे कारण है। कारण क्या? बोले सर आपने तो कहा था विन्यास को देखना ही नहीं जब भी आयनन ऊर्जा का है। तो मैं अभी भी उसी शब्द पे कायम हूँ। अभी विन्यास दे दिया ना, तो विन्यास को देखकर सबसे पहले इसको क्या करो, तत्वों में बदल लो। तत्वों में बदलने के बाद चीजें बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि अगर तुम इसको विन्यास के तौर पे देखोगे फिर गलती होने का चांसेस है। ये भी अधूरा, ये भी अधूरा, ये भी अधूरा, यह है अर्धपूर्ण। तुम अर्धपूर्ण को टिक करके आ जाओगे, और जैसे ही तुम C को टिक करोगे तुमको तुरंत -1 मिल जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एक का ध्यान से देखो, ये क्या है, ऐसे सोचना 1:2:2p1, और 1:2:2p1 में ये क्या हो गया, बोरोन, 1:2:2p2 में कार्बन, 1:2:2p3 में नाइट्रोजन। और यहां से देखो ये अर्धपूरित तो है, लेकिन इसके जस्ट आगे वाला नहीं है। ये कौन सा है? ये फ्लोरीन है। अब मैंने क्या कहा था, अर्धपूरित और पूर्णपूरित वाले कंसेप्ट तब लगेंगे जब दिए गए सवाल में उसके आगे वाला तत्व मौजूद होगा। और वह आगे आने वाला कहां पर आगे आना चाहिए? उस आवर्त सारणी में आगे आना चाहिए। नाइट्रोजन के आगे क्या आता है? ऑक्सीजन। और यहां पर कौन सा है? फ्लोरीन। फंस जाओगे। इसी कारण मैंने इस सवाल को लिया, ताकि आपसे गलती ना हो, आपका -1 नहीं आए, आपको +4 आ जाए। तो आप बताओ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरोन। अर्थात ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। सी सही नहीं होगा। इसीलिए विन्यास के सवाल को भी इसी तरीका से लगाना बच जाओगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आप एंजॉय किए होंगे इस लेक्चर को। तो धन्यवाद। सभी बच्चों तक इन चीज़ों को पहुंचाओ, अच्छे कंटेंट को पहुंचाओ, ताकि हम लोगों को भी एनर्जी मिलता रहे, आपके लिए दमदारी से काम करते रहे। तो फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।